हम जब बात कर रहे थे तो कल ये बात हुई थी आप लोगों के साथ कि यूटिलिटीज़ की दो यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन के हवाले से दो बड़ी अप्रोच है। एक अप्रोच जो है वो कार्डिनल अप्रोच कहलाती है और एक अप्रोच जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच कहलाती है। अब जो कार्डिनल अप्रोच है उसने ये कहा था कि यूटिलिटी क्या हो सकती है, शाबाश, कि यूटिलिटी जो है वो मेजर हो सकती है क्वांटिटेटिव टर्म में। यानी कार्डिनल अप्रोच का ये कहना था कि सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी कैन बी measured इन क्वांटिटेटिव टर्म, कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर हो सकती है। हमने कहा था कि इसके हवाले से बुनियादी तौर पे दो बड़े लॉस डिस्कस होते हैं। एक लॉ जो है कार्डिनल अप्रोच में कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पे कल बात हुई थी, और इसके तहत हमने पढ़ा था कि किसी बंदे के पास अगर कोई चीज़ की मिकदार ज़्यादा कंसिस्टेंट इस्तेमाल करें तो यूटिलिटी फॉल करती है। तो हमने कहा था कंसेक्यूटिव यूज ऑफ अ कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो हम कहते ने कहा था कि यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कल हमने पढ़ा था और कल हमने ये डन कर लिया था। इसकी लिमिटेशंस पे भी बात हुई थी, इसकी अजम्पशंस पे भी बात हुई थी। किसी बच्चे ने ना पढ़ा हो या उसे कोई मसला हो तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दस्तयाब है, वो देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है उसके अंदर था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जबकि अभी हम ऑर्डिनल अप्रोच में कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी उसको हमने साइड पे रखा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम लॉ आज पढ़ने जा रहे हैं। अब इस लॉ की जो ओवरऑल डिटेल मिलती है डिफरेंट लिटरेचर में, तो इसको दो डिफरेंट मॉडल्स में देखा जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। एक मॉडल जो है उसके अंदर इसको देखते हैं सिंगल कमोडिटी, और एक मॉडल है जिसके अंदर इसको देखते हैं टू कमोडिटीज। अब जब आप इसको देखते हैं एज अ सिंगल कमोडिटी, तो सिंगल कमोडिटी के एंगल से कहा यह जाता है कि कंज्यूमर, फर्ज कीजिए कि एक कमोडिटी खरीद रहा है और उसका नाम है एक्स। कंज्यूमर इज बाइंग ओनली वन कमोडिटी, लेट्स से दिस कमोडिटी इज कमोडिटी एक्स। तो अगर एक ही कमोडिटी खरीद रहा है तो हम कहते हैं, या फर्ज कर लीजिए कमोडिटी ए है, एक कमोडिटी खरीद रहा है, इट्स नेम इज कमोडिटी ए। तो लाजिम है कि वहां खरीदेगा जहां उसे लगेगा कि प्राइस जो मैं दे रहा हूं और इसके बदले में मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो बराबर है। प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर है, तो वो हमेशा इसी स्टेट में खरीदेगा। यानी एक कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट एक्स, अगर उसे ये मिल जाए, एक कंज्यूमर विल बाय द प्रोडक्ट ए। तो कंज्यूमर इसी सूरत में बाय करेगा प्रोडक्ट ए को अगर उसे प्राइस और इसकी अंदर जो सेटिस्फैक्शन है वो बराबर मिले। यानी मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद सेटिस्फैक्शन है, तो अगर उसे लगेगा कि इसकी सेटिस्फैक्शन उसकी प्राइस जो है वो इक्वेट कर रही है तो उसे खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा।
तो मुझे एक बात का जवाब दें, फर्ज कीजिए कि हम अगर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर का, यार मैंने लिंक तो भेज दिया था आपको, ठीक है। अच्छा, तो बात मैं क्या कर रहा था, बात ये कर रहा था कि फर्ज कीजिए कि मैं एप्पल लेने जाता हूँ, ठीक है जी, मैं एप्पल खरीदने जाता हूँ। घर से मेरी वाइफ मुझे देती है, वो ज़ाहिर है सैलरी तो उसी ने मैनेज करनी, और मुझे देती है 200 रुपये और कहती है जाएं जी किलो एप्पल ले, ठीक है, या 300 रुपये देती है, चले कहते हैं जी एक किलो एप्पल ले। अब मैं जाता हूँ, 300 रुपये किलो एप्पल थे, मैं बड़े अच्छे एप्पल थे, मैं लेके आ गया, तो ये मुझे ये स्टेट मिल गई, मुझे यही वाली स्टेट मिल गई, मैं खुशी खुशी आ गया घर, किलो बेगम मैं एप्पल ले आया हूँ, ठीक है, और बेगम भी खुश। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मैं एप्पल लेने जाता हूँ और वहां मैं क्या देखता हूँ, बड़ी अजीब सी सूरत हाल में देखता हूँ, और वो सूरत हाल ये है कि बहुत आला नस्ल के एप्पल हैं, काला क्लून का ब्रांड है, और 50 रुपए किलो, क्या है 50 रुपीज पर केजी। तो आप बताएं मैं क्या करूंगा? शाबाश, 50 रुपीज पर केजी है, तो मैं क्या करूंगा आपके ख्याल में? ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब सिचुएशन जो है वो ये बनती है कि प्राइस ऑफ ए जो है वो कम है, प्राइस ऑफ ए कम है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए से, यानी सेटिस्फेक्शन से प्राइस कम है। तो क्या किया मैंने, आपके मुताबिक मैंने क्या फैसला किया? मैंने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, ये हुआ ना जी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सिचुएशन इसके बरक्स होती, मैं जाता और एप्पल 600 रुपए किलो होते, हाँ जी, तो फिर क्या फील करता? मैं कहता दुकानदार से, यार को खुदा का खौफ करो, 600 रुपए किलो एप्पल, भाई प्राइस जो है सेटिस्फेक्शन से क्या है, बहुत, प्राइस सेटिस्फेक्शन से बहुत क्या है, ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। और वो बच्चे भी सही कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन बहुत कम है, पैसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो प्राइस ज्यादा है सेटिस्फेक्शन से, 600 रुपए किलो में सेब मैं नहीं खरीद सकता, वो पैसे कम नहीं करता। अब एप्पल भी लाने हैं, एप्पल नहीं लाते तो घर में फ्रूट चाट नहीं बननी, उसमें एप्पल है नहीं बिल्कुल, तो क्या करूंगा मैं? शाबाश, क्यों बच्चों, क्या करूंगा मैं? मुझे क्या करना चाहिए? थोड़े कम ले लें, यही बात है ना। इसका मतलब फिर क्वांटिटी कम खरीदेंगे आप। तो तो ना सिर्फ डिमांड ला, बल्कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी यही कहता है कि अगर प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा खरीदेंगे, और अगर प्राइस ज्यादा हुई तो आप कम खरीदेंगे। जबकि आपने ये बात वहां कह दी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो आपने यही वजह लिखी थी। अच्छा है, नहीं, अब बात ये हो गई कि कंज्यूमर तो फिर कब खरीदेगा, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर खरीदेगा? तो आपने कहा कि सर सिचुएशन 1, जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होंगे वहां खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम टू कमोडिटीज मॉडल में लेके आ जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम टू कमोडिटीज मॉडल में लेके आ जाते हैं, तो ये मॉडल जो है ये ऑर्डिनल भी डिस्कस करेंगे और कॉर्डिनल भी करेंगे, क्योंकि दो कमोडिटी मॉडल में वो भी हैं और ये भी हैं। अब जो कार्डिनल डिस्कस करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि सपोज देयर आर टू कमोडिटीज, सपोज टू कमोडिटीज, वन इज ए एंड अदर इज बी। तो आपको दोनों में ये सिचुएशन मीट करनी पड़ेगी कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। क्या ख्याल है आपका? दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों में मीट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, दोनों में मीट करनी पड़ेगी, यानी हमें ये
सिचुएशन पहले में भी चाहिए कि प्राइस ऑफ ए बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए के और प्राइस ऑफ बी बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के। तो राइटर कहता है इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, इसको इकट्ठा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि वो कहता है ऐसे लिखते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बाय प्राइस ऑफ ए equal to marginal utility of B over price of B. Marginal utility of A by price of A and marginal utility of B over price of B. तो वो कहता है कि भाई इसको इस तरह से लिखते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम कहते हैं कि फिर आप इसकी डिस्क्रिप्शन बताएं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो कहता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि कंज्यूमर इक्वलाइजेस, और से सुनना आपने, कंज्यूमर इक्वलाइजेस द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। दो प्रोडक्ट है ना, इसलिए यूटिलिटीज हो जाएगा, यूटिलिटी की बजाय यूटिलिटीज हो जाएगा। द कंज्यूमर इक्वलाइजेस द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ both goods with price ratios। तो ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन कि कंज्यूमर इक्वलाइजेस द रेशियोज of marginal utilities, ratios of marginal utilities of both goods with prices। कहने का मतलब क्या हुआ जी कि कंज्यूमर इक्वलाइज करता है रेशियो ऑफ बोथ मार्जिनल यूटिलिटीज या इक्वलाइजेस करता है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज विद रेशियो ऑफ प्राइसेस। किन की? दोनों गुड्स की। सो कंज्यूमर इक्वलाइजेस द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, तो ये मार्जिनल यूटिलिटीज की रेशियो हो गई और ये किसकी हो गई? ये प्राइसेस की रेशियो हो गई। तो वो दोनों को इक्वेट करता है। तो कंज्यूमर इक्वलाइजेस रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ बोथ गुड्स विद प्राइस रेशियोज। तो ये बच्चों जो आपका लॉ है, इसके अजम्पशंस वही हैं जो कि कार्डिनल अप्रोच है, लिहाजा कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशंस वही होंगे। हाँ, अलबत्ता डिस्क्रिप्शन इसकी ये होगी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जी बच्चों, तो बात समझ आई आपको कि पहले सिंगल मॉडल में आपने देखा प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी सेम होने चाहिए, और फिर दो प्रोडक्ट के मॉडल में भी यही होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी भी बराबर होनी चाहिए और दूसरे की भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन उसको जब दो प्रोडक्ट होंगे तो दोनों की रेशियोज बना लेंगे। तो वो कहता है कंज्यूमर इक्वलाइजेस द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स विद प्राइस रेशियोज। तो ये बच्चों हो गया आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये तो ठीक हो गया, डेफिनेशन भी आ गई, आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा इक्वेशनली समझा दिया हमें, सिंगल प्रोडक्ट में भी और डबल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे कोर्स में तो 2 कमोडिटीज मॉडल है, तो हमें वो भी समझ आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि इसकी डायग्राम कहाँ है और इसका स्केजुअल कहाँ पे है। दो चीजें ना, कि इसकी डायग्राम क्या है और इसका स्केजुअल कहाँ पे। तो देखिए, इसकी डायग्राम और इसका स्केजुअल दोनों मुझे बड़े पसंद है, मैं बड़े शौक से पढ़ाता हूँ। लेकिन जो किताब प्रिंट हुई है 2016 में ICAP की, उसके अंदर इसका डायग्राम और स्केजुअल दोनों निकाल दिए गए हैं। उसके बाद ये दोनों ही कभी पेपर में नहीं आए और किताब में भी नहीं है।
तो जब किताब में भी नहीं है, पेपर में भी नहीं आया, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अलबत्ता लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आया है 2 दफा, 2018 में और गालिबन 2016 में। वो दोनों सवाल आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो इस हवाले से नहीं आया। इसके बाद जब भी लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आया है पेपर में, वो आया है ऑर्डिनल के हवाले से, ऑर्डिनल के हवाले से, यानी ऑर्डिनल अप्रोच के हवाले से। और बाज जगह पे तो उसने कहा कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों की इक्वेशन मिला के बताओ। तो इक्वेशन मैंने यहां सिखा दी है, ऑर्डिनल अप्रोच में जाके लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा उस अप्रोच के मुताबिक। चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कोर्स से कार्डिनल वाला जो डायग्राम है और स्केजुअल है वो है ही नहीं। हमारे कोर्स में जो है वो ऑर्डिनल का लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हमें वही पढ़ना चाहिए। असल में वहां पे डायग्राम बनी हुई है, मुझे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि शायद ये पढ़ाई